भाषा। ये वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है ना, हमें जोड़ती है एक दूसरे से, सोचने में भी मदद करती है। पर सवाल ये है कि ये आई कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये सवाल तो भाई सदियों पुराना है। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, तो इनमें जेनेटिक्स पर कुछ लेख हैं, खासकर वो FOXP2 जीन, फिर मानव विकास और जीनोमिक्स से जुड़े कुछ पेपर्स हैं जो भाषा की क्षमता की टाइमलाइन पता करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े सिद्धांत भी हैं कि कैसे ये विकसित हुई होगी, क्या चरण रहे होंगे। और एक स्टडी शिशु विकास पर भी है जो आवाज बनाम इशारों वाली बहस पर कुछ कहती है। तो चलिए खोलते हैं इन सबको। बिल्कुल, आज हम यही करेंगे। इन अलग अलग धागों को, मतलब जीन, टाइमलाइन, सिद्धांत और ये जो शुरुआती विकास के पैटर्न हैं, इनको एक साथ बुनकर देखेंगे कि भाषा की उत्पत्ति की आज क्या तस्वीर बनती है। काफी गहराई है इन स्रोतों में, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत जेनेटिक्स से ही करते हैं। मार्कस और फिशर का एक लेख है जिसमें FOXP2 जीन का जिक्र है। ये 2001 में खोजा गया था और तब तो इसे भाषा जीन कहा गया था। क्या ये सच में ऐसा है, कोई मास्टर स्विच? हाँ, ये खोज तो वाकई दिलचस्प थी। और इसने ना काफी उम्मीदें जगाई थी। FOXP2 जो है ये असल में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब इसे ऐसे समझेंगे जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर होता है ना, जो बाकी सबको बताता कि कब क्या करना है। ये जीन भी वैसे ही दूसरे कई जीनों को कंट्रोल करता है, या जैसे आपने कहा CEO की तरह। इसकी तुलना PAX6 जीन से भी करते हैं, जो आंख के विकास में मास्टर कंट्रोल जीन माना जाता है। पर FOXP2 के मामले में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो KE परिवार के अध्ययन से आई थी। हाँ, उस परिवार का जिक्र है लेख में। क्या था उनके साथ कुछ खास? उस परिवार में कई लोगों के FOXP2 जीन में एक बहुत ही छोटा सा, मतलब DNA में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का बदलाव था, एक छोटा सा म्यूटेशन। हाँ। लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उन लोगों को बोलने और भाषा समझने में बहुत दिक्कतें थीं, खासकर बोलने में। एक खास तरह की मुश्किल थी, ओरोफेशियल डिस्प्रेक्सिया कहते हैं उसे। ओरोफेशियल डिस्प्रेक्सिया, ये क्या होता है? मतलब उनके होंठ, जीभ, चेहरे की मांसपेशियां वो बोलने के लिए सही तालमेल नहीं बिठा पाती थीं, और साथ ही उन्हें ग्रामर समझने और इस्तेमाल करने में भी मुश्किल होती थी। तो इससे लगा कि भाई यही है वो जीन जो हमें बोलना सिखाता है। लेकिन कहानी शायद इतनी सीधी नहीं है ना? हाँ, क्योंकि लेख में ये भी लिखा है कि ये जीन सिर्फ दिमाग में नहीं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पे बात और दिल, फेफड़ों और आंत में भी मिलता है, और तो और चूहों में भी। ये थोड़ा अजीब नहीं? बिल्कुल। और यहीं कहानी और पेचीदा हो जाती है। ये दिखाता है कि विकास कैसे काम करता है। मतलब अक्सर नई चीजें एकदम नए सिरे से नहीं बनती। जैसा फ्रांसवा जैकब ने कहा था, विकास एक टिंकरर जैसा है, मतलब जुगाड़ करने वाला। वो पुरानी चीजों को, पुराने पुर्जों को, इस केस में पुराने जीनों को थोड़ा बदलकर नए काम में लगा देता है। तो FOXP2 शायद पहले से ही जानवरों में था। हो सकता है कि दिमाग के विकास में या आवाज निकालने और मोटर कंट्रोल जैसे कामों में उसकी कोई भूमिका रही हो। अच्छा, तो फिर इंसानों में क्या बदला, मतलब खास क्या हुआ? हुआ ये कि मानव वंश में चिंपैंजी से अलग होने के बाद इस जीन में 2 खास बदलाव हुए। ऐसे बदलाव जो दूसरे प्राइमेट्स में नहीं मिलते। और अंदाजा है कि ये बदलाव पिछले कुछ लाख सालों में हुए, शायद करीब 2 लाख साल पहले। और ऐसा लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन ने इन बदलावों को फेवर किया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये बोलने और भाषा की क्षमता के विकास में मददगार साबित हुए। तो FOXP2 कोई अकेला भाषा जीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस ये एक जीन है और भाषा आ गई। लेकिन हाँ, ये उन कई जीनों के एक जटिल नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा जरूर है, जो मिलकर हमें भाषा की ये अनोखी क्षमता देते हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति कैसे पुराने औजारों से ही नए काम निकाल लेती है। ये उस जेनेटिक पहेली का एक अहम सुराग है बस। ठीक है, तो मतलब एक तो ये जीन हो गया FOXP2 जो कहानी का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो क्षमता है भाषा की, ये इंसानों में आई कब? क्या हम इसका कोई टाइम तय कर सकते हैं? मियागावा और उनके साथियों का लेख है, वो इसी पर है शायद, और उनका तरीका भी कुछ अलग है। हाँ, उनका तरीका बिल्कुल जीनोमिक्स पर आधारित है और बड़ा मजबूत तर्क है उनका। वो कहते हैं कि अगर हमें पता लगाना है कि भाषा की क्षमता कब आई, तो हमें मानव आबादी के इतिहास में पीछे जाना होगा, उस पॉइंट तक जब हम सबके पूर्वज एक साथ थे। उनका तर्क ये है कि भाषा की क्षमता होमो सेपियंस की आबादी के पहले बड़े बंटवारे से पहले मौजूद होनी चाहिए। पहले
क्यों? इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आज दुनिया में जितनी भी इंसानी आबादियां हैं, आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वो कितनी भी अलग थलग क्यों न रही हो सदियों से, उन सब में आपको जटिल भाषा मिलेगी, है ना? अगर भाषा इस पहले बंटवारे के बाद विकसित हुई होती तो शायद आज हमें कुछ ऐसी आबादियां मिलती जिनमें भाषा नहीं है या उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग तरह की होती। पर ऐसा तो है नहीं, हर जगह भाषा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षमता हमारे उन साझा पूर्वजों में जरूर रही होगी जो उस बंटवारे से पहले जी रहे थे। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो उन्होंने ये पहला बंटवारा कब हुआ, ये कैसे पता लगाया? उन्होंने आज की मानव आबादियों के जीनोम्स देखे, खास तौर पर SNPs को स्टडी किया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये DNA में छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते हैं। इनसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप कब अलग हुआ। तो उनके एनालिसिस से ये सामने आया कि मानव आबादी का पहला बड़ा बंटवारा दक्षिणी अफ्रीका के खोइसान लोगों के पूर्वजों के साथ हुआ था। खोइसान, अच्छा। और ये कब हुआ था? उनके हिसाब से ये बंटवारा करीब 1,35,000 साल पहले हुआ था। 1,35,000 साल, मतलब भाषा की क्षमता कम से कम इतनी पुरानी तो है ही। बिल्कुल, ये भाषा की क्षमता के लिए एक न्यूनतम तारीख है, एक मिनिमम एज। हो सकता है इससे भी पुरानी हो, कौन जाने, लेकिन कम से कम 1,35,000 साल पहले हमारे पूर्वजों में भाषा की बायोलॉजिकल क्षमता आ चुकी थी। और ये उन पुराने आइडियाज को चैलेंज करता है जो मानते थे कि भाषा बहुत बाद में आई, शायद 50,000 साल पहले के कल्चरल एक्सप्लोजन के साथ। हाँ, ये बात तो है। और ये जो पुरातात्विक खोजें हुई हैं, जैसे वो ब्लोम्बोस केव में नक्काशी वाली गेरू मिली है या शेल बीड्स, वो तो शायद 75,000 से 1,00,000 साल पुरानी है। इससे कैसे जुड़ता है ये? हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, मियागावा की न्यूनतम तारीख है 1,35,000 साल और ब्लोम्बोस जैसे सबूत मिलते हैं करीब 75,000 से 100,000 साल पहले। तो बीच में ये जो 35 से 60,000 साल का गैप है ना, ये शायद ये बताता है कि भाषा की क्षमता तो पहले आ गई थी 1,35,000 साल पहले या उससे भी पहले, लेकिन उसका इस्तेमाल करके जटिल सिंबॉलिक व्यवहार करना, जैसे आर्ट, गहने बनाना, शायद जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाना, ये सब व्यापक रूप से बाद में शुरू हुआ। अच्छा, मतलब औजार पहले आ गया, उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बाद में शुरू हुआ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं क्षमता और उसकी अभिव्यक्ति के बीच एक लैग हो सकता है। ठीक है, तो जेनेटिक सुराग मिले, एक न्यूनतम टाइमलाइन भी मिल गई। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ कैसे? मतलब भाषा शून्य से कैसे बनी? हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे विकिपीडिया और रे जैकेंडॉफ का काम, उनमें कई थ्योरीज हैं। क्या ये धीरे धीरे हुआ या अचानक? क्या ये हमारे अंदर पहले से था, जैसे पिंकर कहते हैं, या हमने सीखा? बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा बहस है इस फील्ड में। मोटे तौर पर 2 खेमे हैं। एक है निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत। ये मानते हैं कि भाषा जानवरों की कम्युनिकेशन सिस्टम से ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विकसित हुई। रे जैकेंडॉफ इसी खेमे में है और उन्होंने इसके कुछ संभावित चरण भी बताए हैं। दूसरा है अचानक उत्पत्ति का विचार कि भाषा इंसानी विकास में काफी तेजी से और हाल ही में आई, शायद किसी बड़े जेनेटिक बदलाव से या दिमाग में कोई बड़ा बदलाव होने से। नोम चॉम्स्की का शुरुआती काम कुछ कुछ ऐसा इशारा करता था। हालांकि उनके विचार भी बदले हैं और इस एक जीन से भाषा वाले विचार की काफी आलोचना भी हुई है। जैकेंडॉफ का मॉडल समझने में मदद करता है कि ये धीरे धीरे कैसे हुआ होगा, हालांकि वो खुद मानते हैं कि ये बस एक संभावित तरीका है। चलिए जैकेंडॉफ के बताए चरणों को देखते हैं। पहला कदम क्या रहा होगा? मतलब जानवरों की आवाजों से आगे कैसे बढ़े होंगे? जैकेंडॉफ के हिसाब से पहला बड़ा कदम था गैर स्थिति विशिष्ट प्रतीकों का इस्तेमाल। गैर स्थिति विशिष्ट प्रतीक मतलब ऐसे शब्द या सिंबल जिनका इस्तेमाल किसी खास सिचुएशन से बंधा ना हो। जैसे देखिए, वर्वेट बंदर की अलार्म कॉल है, वो तभी निकलेगी जब शिकारी देखेगा। ठीक है। लेकिन इंसान बिल्ली शब्द का इस्तेमाल बिल्ली को बुलाने के लिए भी कर सकता है, उसके बारे में बात करने के लिए भी, या बस यूं ही सोचने के लिए भी, चाहे बिल्ली आसपास हो या ना हो। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना सिंबल्स को इस्तेमाल करने की, ये बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, पिंकर भी इसी पर जोर देते हैं शायद। हाँ, पिंकर भी इसी खासियत पर जोर देते हैं। कुछ प्रशिक्षित वानरों ने थोड़ी बहुत ही क्षमता दिखाई है, पर इंसानों जैसी नहीं।
जैकेंडॉफ तो मजेदार बात कहते हैं। वो आउच, श, हेलो जैसे शब्दों को इस शुरुआती दौर का भाषाई जीवाश्म मानते हैं। भाषाई जीवाश्म। हाँ, मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो पूरी तरह ग्रामर में फिट नहीं होते। शायद ये उस दौर के बच्चे कुछ निशान हैं जब प्रॉपर ग्रामर नहीं था। तीकों से तो बात नहीं बनती, हमारी भाषाओं में तो हजारों शब्द होते हैं। अगला कदम क्या था? बिल्कुल, अगला पड़ाव था एक खुली शब्दावली का बनना, ओपन वोकैबुलरी। जानवरों के पास कुछ दर्जन फिक्स्ड सिग्नल या आवाजें होती हैं, पर इंसान, हम लगातार नए शब्द सीख सकते हैं, बना सकते हैं। हमारी वोकैबुलरी खुली है, बंद नहीं। जैकेंडॉफ कहते हैं इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो अच्छी मेमोरी, इतने सारे शब्द याद रखने के लिए, और दूसरी नकल करने की जबरदस्त क्षमता, ताकि दूसरों से शब्द सीख सकें। हाँ, बच्चे तो कमाल की तेजी से सीखते हैं शब्द। बिल्कुल, पिंकर इसी का उदाहरण देते हैं। बच्चे बिना किसी ट्रेनिंग के रोजाना कितने नए शब्द सीख लेते हैं। ये क्षमता जानवरों में इस लेवल पर नहीं दिखती। हजारों शब्द याद रखना और उनको ठीक से बोलना, इसमें आवाजों का, साउंड्स का क्या रोल रहा होगा? मतलब शब्दों को बनाने के लिए कोई सिस्टम बना होगा ना? ये आइडिया है कि हमने अर्थहीन आवाजों को, जैसे प, ट, क, आ, ई, इनको अलग अलग क्रम में जोड़कर शब्द बनाना सीखा। इसे लिंग्विस्टिक्स में डुअलिटी ऑफ पैटर्न कहते हैं। हमारे पास कुछ दर्जन बेमतलब की आवाजें हैं, यानी फोनीम, और उनको जोड़ जोड़कर हम हजारों मतलब वाले शब्द बना लेते हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। कैसे एफिशिएंट? सोचिए, अगर हर शब्द के लिए एक बिल्कुल अलग यूनिक आवाज होती तो हम शायद कुछ 100 शब्द ही बना पाते या पहचान पाते। इस साउंड सिस्टम ने वोकैबुलरी को लगभग अनलिमिटेड बना दिया। कमाल है। ठीक है, तो प्रतीक आ गए, बड़ी वोकैबुलरी आ गई, उनको बनाने के लिए साउंड सिस्टम भी आ गया। लेकिन भाषा सिर्फ शब्दों की लिस्ट तो नहीं होती। हम शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्य बनाते हैं। अगला कदम यही रहा होगा। सही पकड़ा, चौथा चरण है प्रतीकों को जोड़ना, मतलब सिंपल कॉम्बिनेशन बनाना, जैसे माँ पानी या फ्रेड सेब। जैकेंडॉफ मानते हैं कि ये क्षमता शायद हमारे शुरुआती पूर्वजों में आई होगी। कुछ रिसर्च हुए वानरों पर, जैसे निम चिंपांजी। कहा गया कि वो 2-3 साइन जोड़ लेते थे, लेकिन हर्बर्ट टेरेस जैसे आलोचक कहते हैं कि निम के कॉम्बिनेशन असली ग्रामर नहीं थे, वो बस रट रहा था या मांग रहा था, उनमें असली वाक्य वाली बात नहीं थी। पिंकर भी इन दावों पर काफी शक करते हैं। सिर्फ शब्दों को साथ रख देना ही तो काफी नहीं है, उनका ऑर्डर भी तो मायने रखता है। कुत्ते ने आदमी को काटा और आदमी ने कुत्ते को काटा, बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल, और यहीं से 5वां चरण शुरू होता है, प्रोटोसिंटैक्स का विकास, यानी एक आदिम वाक्य रचना। इसमें शब्दों के क्रम का इस्तेमाल करके मतलब में फर्क करना सीखा गया। जैसे कर्ता पहले आएगा, फिर क्रिया, फिर कर्म। फ्रेड ने सेब खाया। जैकेंडॉफ कहते हैं कि ये क्षमता आज भी दिखती है जब कोई दूसरी भाषा सीख रहा होता है, या पिजन भाषाओं में। हाँ, जो 2 अलग भाषा बोलने वालों के बीच कम्युनिकेशन के लिए बन जाती हैं, उनमें अक्सर सरल वाक्य रचना होती है। जैकेंडॉफ ये भी कहते हैं कि शायद नाउन्स को जोड़कर नए शब्द बनाना, जैसे किताब घर, स्नोमैन, ये भी इस चरण का एक भाषाई जीवाश्म हो सकता है। 2 शब्दों को एक फिक्स्ड ऑर्डर में जोड़कर नया मतलब बनाना। ये सब धीरे धीरे जुड़कर आज की भाषा की तरफ बढ़ रहा है। तो आखिरी चरण क्या था जिसने हमें आज की कॉम्प्लेक्स भाषाओं तक पहुंचाया? जैकेंडॉफ का छठा और आखिरी चरण है पूरी वाक्य संरचना और उससे आगे का विकास। इसमें सिर्फ शब्दों को लाइन में लगाना नहीं, बल्कि उन्हें ग्रुप्स में, वाक्यांशों यानी फ्रेजेस में ऑर्गेनाइज करना शामिल है। जैसे मेरे पड़ोसी का बड़ा काला कुत्ता, इसमें शब्दों के समूह हैं। इसमें प्रीपोजिशन, पोस्टपोजिशन, में, पर, से, हेल्पिंग वर्ब्स और इन्फ्लेक्शन यानी शब्दों का रूप बदलना, जाता है, गया है, जाएगा, ये सब जटिल चीजें शामिल हैं। यही वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसे पिंकर अपने मेंटल ट्रीज वाले मॉडल से समझाते हैं। जैकेंडॉफ जोर देते हैं कि ये चरण शायद इसी ऑर्डर में ना आए हों,
पर हर चरण अपने आप में कम्युनिकेशन के लिए फायदेमंद रहा होगा और धीरे धीरे भाषा और जटिल होती गई। ये काफी लॉजिकल तस्वीर लगती है कि कैसे सिंपल शुरुआत से कॉम्प्लेक्स भाषा बनी होगी। लेकिन एक और थ्योरी है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, वो इशारों वाली थ्योरी, गेस्चरल थ्योरी। क्या ऐसा हो सकता है कि भाषा बोलने से पहले इशारों से शुरू हुई हो? हाँ, ये आइडिया काफी पॉपुलर रहा है और इसके पीछे कुछ कारण भी दिए जाते हैं। जैसे हमारे करीबी रिश्तेदार वानर, वो आवाजों के मुकाबले इशारों का इस्तेमाल ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से और जानबूझकर करते दिखते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि शायद हमारे पूर्वजों ने भी पहले इशारों से बात करना शुरू किया हो और आवाज बाद में आई हो। दिमाग में भी बोलने वाले और हाथ कंट्रोल करने वाले एरिया पास पास हैं। लेकिन बरखाट रीड और उनके साथियों की एक स्टडी है हमारे स्रोतों में, वो कुछ और कहती है ना? हाँ, और ये बहुत जरूरी स्टडी है क्योंकि ये सीधे सीधे इशारों वाली थ्योरी को चुनौती देती है या कम से कम उस पर सवाल उठाती है। उन्होंने बहुत छोटे बच्चों का अध्ययन किया, 4, 7 और 11 महीने के बच्चों का, ये देखने के लिए कि वो इशारों और आवाजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, और क्या मिला उन्हें? उन्हें मिला कि बच्चे अपने पहले साल में इशारों की तुलना में कहीं ज्यादा वोकल होते हैं, मतलब आवाजें निकालते हैं। वो बहुत तरह की भाषण जैसी आवाजें निकालते हैं जिन्हें प्रोटोफोन्स कहते हैं। और इससे भी जरूरी बात ये कि ये जो आवाजें हैं, ये उनके इशारों की तुलना में ज्यादा बार दूसरों की तरफ, यानी सोशली डायरेक्टेड होती हैं। वो इन आवाजों का इस्तेमाल ध्यान खींचने या बात करने की कोशिश में ज्यादा करते हैं। अरे, तो मतलब बच्चे पैदाइशी तौर पर बोलने पर ज्यादा फोकस करते हैं, इशारों पर कम। ये तो इशारों वाली थ्योरी के लिए बड़ा झटका हुआ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कम से कम इंसानी विकास यानी ऑन्टोजेनी में आवाज शुरू से ही कम्युनिकेशन का एक मुख्य जरिया है। ये ईवो डेवो अप्रोच के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ईवो डेवो? हाँ, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये मानता है कि जीवों का विकास, एवोल्यूशन, अक्सर उनके भ्रूण या शिशु अवस्था के विकास, डेवलपमेंट के पैटर्न पर ही बनता है या उससे जुड़ा होता है। तो अगर इंसान के बच्चे शुरू से ही आवाज पर इतना निर्भर हैं, तो ये एक मजबूत संकेत हो सकता है कि हमारे पूर्वजों में भी भाषा का विकास आवाज पर ही आधारित था, इशारों पर नहीं। ये इशारों की थ्योरी को पूरी तरह खारिज नहीं करता, लेकिन हाँ, आवाज के पक्ष में एक मजबूत तर्क जरूर देता है। वाकई दिलचस्प। और ये पिंकर के विचारों से भी मिलता है, जो वानरों के साइन लैंग्वेज सीखने वाले दावों पर शक करते थे। उनका मानना था कि वो असली इंसानी भाषा जैसी जटिल नहीं है। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें, जो हमने इन स्रोतों से देखें, क्या तस्वीर बनती है? हमने FOX2 जैसे जीन्स का रोल देखा, जो शायद पुराने कामों से भाषा के लिए अडॉप्ट हुए। हमने मियागावा के काम से एक न्यूनतम टाइमलाइन देखी, करीब 1,35,000 साल पहले। जैकेंडॉफ के जरिए हमने भाषा के धीरे धीरे विकास के संभावित चरण देखे, सिंपल सिंबल से कॉम्प्लेक्स ग्रामर तक। और बरखाट रीड की रिसर्च ने दिखाया कि शायद हमारी जड़ें आवाज़ों में ज़्यादा गहरी हैं, इशारों से भी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही लगता है कि भाषा की उत्पत्ति कोई एक घटना या कोई एक जादुई जीन का काम नहीं थी। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें बायोलॉजी जैसे FOXP2 जीन, पिंकर की सहज वृत्ति वाली बात और धीरे धीरे बढ़ती कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैकेंडॉफ के चरण, दोनों का रोल था। मियागावा की टाइमलाइन इस पूरी प्रक्रिया को हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस के शुरुआती दौर में रखती है, और बरखाट का काम हमें याद दिलाता है कि शायद हमारी बोलने की क्षमता, हमारी वोकल एबिलिटीज विकास में शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी। ये एक ऐसी पहेली है जिसके अभी भी कई हिस्से गायब हैं, यकीनन, लेकिन ये स्रोत हमें उन हिस्सों को जोड़ने और एक संभावित तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें बायोलॉजी और क्रमिक विकास ने मिलकर हमारी सबसे खास क्षमता को जन्म दिया। वाकई भाषा की जड़ों तक की ये यात्रा बहुत आकर्षक रही है, और हमारे श्रोता के लिए, जिन्होंने ये स्रोत हमें भेजे थे, सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जैकेंडॉफ ने आउच, हेलो और शायद वो संज्ञाओं को जोड़ने, स्नोमैन को भाषाई जीवाश्म कहा, मतलब भाषा के पुराने सरल चरणों के निशान। क्या हमारी आज की भाषाओं में हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई और ऐसे और भी भाषाई जीवाश्म छिपे हो सकते हैं? क्या हमारी भाषा के कुछ और पहलू, शायद कुछ खास शब्द या मुहावरे या ग्रामर के नियम,
हमें उन कदमों की झलक दे सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जटिल भाषण की इस अनोखी राह पर उठाए होंगे? सोचने वाली बात है।